नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। कहते हैं कि संगीत ईश्वर तक जाने का साधन है। संगीत परम आनंद की प्राप्ति का भी साधन है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सदियों की साधना का परिणाम है। ये संगीत ऐसा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु से शिष्य तक अभ्यास और साधना से सौंपा जाता है। संगीतकार अपना पूरा जीवन इसकी साधना में बिता देते हैं। आज हम संगीत की उस महान विभूति का जिक्र कर रहे हैं जिसने अपने सुर और संगीत से संगीत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। आज जन्मदिन है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की महान गायिका गंगूबाई हंगल जी का। कब गद आयो दिया, कब गद आयो दिया, कब गद आयो दिया, और पास है रुत यो ही जात, कब गद आयो दिया। एक बहुत गरीब परिवार में जन्मी गंगूबाई जी सामाजिक स्तर के हिसाब से निम्न वर्ग से आती थीं। उनका जन्म उस दौर में हुआ जब समाज में छुआछूत की कुरीति ने बहुत मजबूती से जड़ें जमाई हुई थीं। लेकिन वो संगीत की परंपरा रखने वाले परिवार में पैदा हुई थीं। उनकी माताजी और नानी जी भी गायिका थीं, इसीलिए संगीत उनके खून में बह रहा था। गंगूबाई जी का जन्म 5 मार्च 1913 को कर्नाटक के धारवाड़ शहर में एक देवदासी परिवार में हुआ। उनकी माताजी अंबाबाई कर्नाटक शैली की शास्त्रीय गायिका थीं और पिता एक किसान थे। बचपन में उनका परिवार धारवाड़ के शुक्रवरपीठ नामक जगह में रहता था और उस समय समाज में जातिवाद का बहुत जोर था। गंगूबाई जी बताती थीं कि जो लोग तब उन्हें अपमानित करते थे और अपने घर में प्रवेश नहीं करने देते थे, बाद में वही लोग उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करके गर्व महसूस करने लगे। 1928 में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो हुबली शहर चली गईं, जहां उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कृष्णाचार्य संगीत अकादमी में प्रवेश लिया। गंगूबाई जी की संगीत के प्रति रुचि को देखते हुए उनकी माताजी ने उन्हें शुद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सिखाने का संकल्प लिया और इसके लिए उन्होंने स्वयं कर्नाटक संगीत को तिलांजलि दे दी, जो वो खुद गाया करती थीं। गंगूबाई जी ने आरंभिक संगीत शिक्षा कृष्ण आचार्य और दंतोपंत देसाई से प्राप्त की। फिर वो सवाई गंधर्व की शिष्या बनी। अपने गुरु सवाई गंधर्व के बारे में वो बताती थीं कि वो कहते थे कि जिस तरह से कंजूस अपने पैसे खर्च करता है, उसी तरह से सुरों का प्रयोग होना चाहिए ताकि श्रोता की उत्सुकता बनी रहे। उन्होंने भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी के साथ भी शिक्षा प्राप्त की। वो किराना घराने और इसकी शैली की शुद्धता को बनाए रखने की पक्षधर थीं। गंगूबाई को भैरव, असावरी, तोड़ी, भीम पलासी, पुरिया, धनश्री, मारवा, केदार और चंद्रकौंस रागों की गायकी के लिए सबसे अधिक वाहवाही मिली। कभी
अपने संगीत के पथ पर अटल रहकर अपने लिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गजों में जगह बनाई। वर्ष 1945 तक उन्होंने ख्याल, भजन और ठुमरियों पर आधारित देश भर के अलग अलग शहरों में कई सार्वजनिक प्रस्तुतियां दी। वो ऑल इंडिया रेडियो में भी एक नियमित आवाज थी। इसके अतिरिक्त गंगूबाई भारत के कई उत्सवों महोत्सवों में गायन के लिए बुलाई जाती थीं। वो महिलाओं के प्रति भेदभाव को दुखद मानती थीं। वो कहती थीं कि अगर एक मुसलमान संगीतज्ञ हो तो उसे उस्ताद कहा जाता है, अगर वो हिंदू हो तो उसे पंडित कहा जाता है। गंगूबाई हंगल को कर्नाटक राज्य से तथा भारत सरकार से कई सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें से मुख्य रहे कर्नाटक संगीत नृत्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, मणिक रत्न पुरस्कार और पद्म विभूषण। वो कई वर्षों तक कर्नाटक विश्वविद्यालय में संगीत की प्राचार्या भी रहीं। उन्होंने अपनी आखिरी सार्वजनिक प्रस्तुति 2006 में अपने 75वें जन्म दिवस पर की थी। 21 जुलाई 2009 को 96 वर्ष की उम्र में हृदयाघात से इस महान गायिका का निधन हो गया और वो संगीत प्रेमियों को दुख के सागर में छोड़ गईं। आप में से कुछ लोग तो ऐसे अवश्य होंगे जिन्होंने अपनी पढ़ाई का कुछ समय हॉस्टल में बिताया होगा। आपको याद है जब आपका मेस के खाने से मन ऊब जाता था तो एक ऐसी चीज थी जो आपको मेस के बेस्वाद खाने से निजात दिलाती थी। जी हाँ, वो थी इंस्टेंट नूडल्स, विद्यार्थियों का सबसे पसंदीदा खाना। पर क्या आप जानते हैं कि जिन इंस्टेंट नूडल्स को आप इतने चाव से खाते हैं वो नूडल्स दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के पीड़ितों के लिए बनाए जाते थे। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने इन पीड़ितों और आम जनता के लिए इंस्टेंट नूडल्स का इजाद किया। आज उनकी कंपनी विश्व की नूडल्स की सबसे बड़ी और प्रख्यात कंपनियों में से एक है। आज जन्मदिन है मोमोफुकू एंडो का। मोमोफुकू एंडो एक ताइवानी जापानी उद्योगपति थे जिन्होंने इंस्टेंट नूडल्स बनाने वाली फूड प्रोडक्ट्स कंपनी की स्थापना की थी। वो इंस्टेंट नूडल्स और कप नूडल्स के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। मोमोफुकू एंडो का जन्म वाईपू फू के नाम से 5 मार्च 1910 को ताइवान के कागी काउंटी के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। दुर्भाग्यवश बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था, जिस वजह से उन्हें उनके दादा दादी ने पाला पोसा। अपने दादा, जो एक टेक्सटाइल स्टोर के व्यापारी थे, से प्रभावित होकर एंडो ने 22 वर्ष की उम्र में 1,90,000 येन के साथ खुद की एक टेक्सटाइल कंपनी की स्थापना की। उन्नीस 1933 में एंडो व्यापार के सिलसिले में जापान गए और दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो वहीं बस गए। जापान में उनका नाम वूपाई फू से बदलकर मोमोफुकू एंडो पड़ गया। मोमोफुकू उनके नाम का जापानी वाचन है और एंडो एक आम जापानी उपनाम है। उस दौरान ओसाका में उन्होंने एक छोटी फर्म खोली। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी जापान के लोग गरीबी से ग्रस्त थे। जापान में खाने की कमी के चलते स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को आटे से बनी ब्रेड खाने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्रेड की सप्लाई उन्हें अमेरिका से मिल रही थी। ये जानते हुए कि नूडल्स जापान का एक महत्वपूर्ण आहार था, एंडो को ताज्जुब हुआ कि वहां नूडल्स के बजाय ब्रेड खाने के लिए क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सुनकर एंडो ने खुद एक नूडल्स कंपनी को खोलने का फैसला लिया। उनका मानना था कि लोगों में अमन तभी पैदा हो पाएगा जब उनके पास खाने के लिए पर्याप्त आहार होगा। When Andu saw a line of people waiting for ramen in the cold, he had a jolt of inspiration, saying, "Peace will come to the world when the people have had enough to eat." At the time, noodles were cooked and served fresh. But what if there was a way to make them more convenient? Andu spent a year tinkering with noodles. He learned that by sprinkling soup on the noodles, kneading them and letting them partially dry, they become flavored and also keep longer.
25 अगस्त 1958 में एंडो ने महीनों की मेहनत के बाद नूडल्स के पहले पैकेज को बाजार में बेचा, जो कि तुरंत लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया। चिकन फ्लेवर से बने हुए इन नूडल्स का नाम चिकन रैमन रखा गया और 35 येन की कीमत पर, जो उस समय के पारंपरिक नूडल से 6 गुना से ज्यादा रेट पर था, इसे अमीरों का खाना माना गया। ये देखते हुए एंडो ने वाटरप्रूफ पॉलीस्टीरीन के कप में कप नूडल्स का इजाद किया और उसकी कीमत आम आदमी की हैसियत के अनुसार तय की। ये नूडल्स खाने का सबसे सरल तरीका बन गया, जिसमें सिर्फ कप की लिड खोलकर गर्म पानी डाल दिया जाता और कुछ ही मिनटों में नूडल्स तैयार। जैसे ही नूडल्स की कीमत में गिरावट आई, उसकी मांग तुरंत बढ़ गई और सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि इंस्टेंट नूडल्स पूरे विश्व में विख्यात हो गए। ये घर घर का एक महत्वपूर्ण आहार बन गया, जिसे खाने के हजारों कारण होते थे। चिकन रैमन आज भी जापान में बहुत कम कीमत पर बिकता है। इंस्टेंट नूडल्स के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1964 में एंडो ने स्टेट फूड इंडस्ट्री एसोसिएशन की स्थापना की, जिसमें निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए दिशा निर्देश बनाए गए। एंडो की पहल की वजह से ही खाद्य सामग्रियों में उनके उत्पादन की तारीख लिखी जाने लगी। आगे चलकर एंडो इंटरनेशनल रैमन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन बने और ओसाका में स्थित मोमोफुकु स्टेट रैमन म्यूजियम भी उन्हीं के नाम पर पड़ा। एंडो को जापानी सरकार और राजा की तरफ से ढेरों सम्मान मिले, जिनमें से कुछ प्रमुख थे 2002 में नागरिकों के लिए बना दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार। जनवरी 5, 2007 को दिल के दौरे से मोमोफुकु एंडो का देहांत हो गया। एंडो अपनी लंबी उम्र का श्रेय इंस्टेंट नूडल्स को देते थे। वो कहते थे कि वो रोजाना नूडल्स खाते थे, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन भी नूडल्स का स्वाद चखा था। आज हम सभी इंस्टेंट नूडल्स के प्रशंसक मोमोफुकु एंडो को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैदा ही महान बनने के लिए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो महान बनने के लिए अपने भाग्य की लकीरें खुद बनाते हैं और महान बन जाते हैं। ऐसे ही एक शख्स हमारे देश में भी पैदा हुए, जिन्होंने आज विश्व की एक श्रेष्ठ वायुसेना भारतीय वायुसेना को इस मुकाम तक पहुंचाया है। हम बात कर रहे हैं देश की वायुसेना के पहले प्रमुख कमांडर इन चीफ सुब्रतो मुखर्जी साहब की। मुखर्जी साहब की खासियत ये रही है कि वो वायुसेना के हर मामले में पहले रहे हैं। वो वायुसेना में सम्मिलित भारतीयों के पहले बैच के 6 में से एक कैडेट, पहले पायलट ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कॉमोडोर, एयर वाइस मार्शल, कमांडर इन चीफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंडियन एयर फोर्स बने। बड़ी शान से चले, अभिमान से चले, अपनी तो बस यही पहचान है। ये आसमान है मेरा, ये आसमान है मेरा। वो उस दौर में एयरफोर्स में शामिल हुए थे जब देश की जनता ब्रिटिश सेना में भारतीयों की भागीदारी की मांग कर रही थी और ब्रिटिश हुकूमत बड़ी अनिच्छा से इस मांग को पूरी करने को तैयार हुई थी। इन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने वायुसेना में अपनी काबिलियत दिखाकर ब्रिटिशर्स की उस धारणा को तोड़ा जिसमें वो मानते थे कि ऑफिसर बनने की काबिलियत केवल ब्रिटिशर्स के पास ही है। उनकी इस काबिलियत को देखते हुए ही अगर उन्हें फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है। उनकी योग्यता का सम्मान करते हुए स्वतंत्र भारत के दूसरे एयर चीफ सर रोनाल्ड इवेलाफ चैपमैन ने उनके बारे में कहा था कि सुब्रतो केवल मेरे सहायक ही नहीं थे, बल्कि वो मेरे एक दोस्त, सलाहकार और बहुत ही विश्वसनीय भी थे। श्री मुखर्जी एक बहुत पढ़े लिखे और ख्याति प्राप्त परिवार से आते थे। उनके पिता श्री S.C. मुखर्जी इंडियन सिविल सर्विस में थे और उनकी माताजी श्रीमती चारुलता एक शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता थीं। वो कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज की पहली छात्राओं में से एक थीं और ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस की सदस्या भी थीं।
श्री सुब्रतो पर उनके माता पिता दोनों का प्रभाव रहा। उनके कार्य करने और निर्णय लेने की क्षमता उन्हें अपने पिता से मिली, जबकि अपने सहयोगियों के प्रति लगाव और स्नेह उन्हें अपनी माता से मिला। 5 मार्च 1911 में जन्मे श्री मुखर्जी के दादाजी श्री निबारण चंद्र मुखर्जी समाज में शिक्षा और समाज सुधार के लिए जाने जाते थे। वो ब्रह्म समाज से जुड़े थे और कुरीतियों के खिलाफ काम करते थे। उनके नाना जी डॉक्टर P.K. राय इंडियन एजुकेशन सर्विस के अधिकारी और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज के पहले भारतीय प्रिंसिपल थे। उनकी नानी जी श्रीमती सरला राय जी गोखले मेमोरियल स्कूल की संस्थापक थीं। इन सब का प्रभाव श्री मुखर्जी के जीवन में पड़ा। जब वो 3 महीने के थे तब उनके माता पिता उन्हें इंग्लैंड ले गए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंग्लैंड और भारत दोनों जगहों पर हुई। 1927 में हावड़ा जिला स्कूल से मैट्रिकुलेशन करने के बाद उन्होंने 1 वर्ष कलकत्ता प्रेसिडेंसी स्कूल में पढ़ाई की। फिर वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने इंग्लैंड चले गए। ये वो समय था जब ब्रिटिश हुकूमत ने रॉयल एयरफोर्स में भारतीयों को भी लेने का निर्णय लिया था। श्री मुखर्जी ने 1929 में एयरफोर्स की परीक्षा के साथ साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। वो उन पहले 6 भारतीयों में से एक थे जो रॉयल एयरफोर्स के लिए चुने गए। अगले 2 वर्षों तक उन्होंने क्रैनवेल के रॉयल एयरफोर्स कॉलेज में प्रशिक्षण प्राप्त किया। 8 अक्टूबर 1932 का दिन देश के लिए एक स्वर्णिम दिन था। इस दिन भारतवासियों को पहली बार रॉयल एयरफोर्स में कमीशन किया गया था। इसके साथ ही इस दिन इंडियन एयरफोर्स का जन्म भी हुआ, जिसे इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पारित किया गया। 1 अप्रैल 1933 को कराची में इंडियन एयरफोर्स के पहले स्क्वाड्रन का गठन किया गया। इंडियन एयरफोर्स के गठन के कुछ समय बाद ही इसकी परीक्षा की घड़ी आ गई, जब उत्तरी सीमा प्रांत में कुछ पख्तूनों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसे एयरफोर्स ने कुशलता से दबा दिया। इसके लिए उन्हें सरकार ने सम्मानित भी किया। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें उन्हें एयरफोर्स के स्क्वाड्रन 1 की कमान सौंपी गई और उनके नेतृत्व में इंडियन एयरफोर्स ने इस युद्ध में भाग लिया। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय इंडियन एयरफोर्स का भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन किया जाना था। तब एयरफोर्स के उप प्रमुख के रूप में उन्होंने इस जिम्मेदारी को बड़ी कुशलता से निभाया। 1 अप्रैल 1954 को उन्हें एयर मार्शल के रूप में इंडियन एयरफोर्स का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। बाद में इस पद को चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। नवंबर 1960 को वो एक यात्रा पर जापान की राजधानी टोक्यो गए, जहां दुर्भाग्य से खाना खाते हुए भोजन उनकी श्वास नली में चला गया और भारत का ये सुपुत्र हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से विदा हो गया। तब वो महज 49 वर्ष के थे। उनकी योग्यताओं के चलते उन्हें कई मेडल्स से सम्मानित किया गया था। उनकी पत्नी श्रीमती शारदा मुखर्जी ने इसके बाद समाज सेवा में भाग लिया और वो गुजरात की राज्यपाल भी बनी। आज हम जब एक ताकतवर इंडियन एयरफोर्स को देखते हैं तो याद करते हैं कि इसे इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने में श्री मुखर्जी ने कितनी मेहनत की होगी। आज एयरफोर्स के पिता को हम सब भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, ये दुनिया बहुत विशाल है। हमें अपने देश में ही एक शहर से दूसरे शहर जाने में इतना समय लग जाता है कि पूरी दुनिया को समेट के देखना बहुत मुश्किल है। पर यह दुर्लभ काम आसान किया ग्लोब ने। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी एक गेंद की तरह गोल है और उसी पर आधारित है ग्लोब का आकार, जो कि पृथ्वी का एक मॉडल है। अब हम उस शख्स की बात करेंगे जिसने ग्लोब में समानांतर यानी पैरेलल्स और मेरिडियन को सीधी रेखाओं में प्रस्तुत किया, ताकि किसी भी स्थल पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बीच का सही अनुपात निकाला जा सके। ये शख्स थे जेरार्डस मर्केटर, जो कि 16वीं सदी के विश्वविख्यात कार्टोग्राफर यानी मानचित्रकार, मैथमेटिशियन और दार्शनिक यानी फिलोसोफर रहे हैं। वो पहले इंसान थे जिन्होंने मैप्स के संग्रहों के लिए एटलस शब्द का इस्तेमाल किया था। जेरार्डस मर्केटर का जन्म 5 मार्च 1512 में आज के बेल्जियम के काउंटी ऑफ फ्लैंडर्स में हुआ था। उनके नाम के आगे जो मर्केटर शब्द है वो लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है मर्चेंट। उनकी शिक्षा हेर्तोगेम्बोश में हुई, जहां प्रसिद्ध मानवतावादी मैक्रोपेडियस ने उन्हें पढ़ाया। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूवेन से की।
यद्यपि वो एक मानचित्रकार थे, लेकिन उनकी आय का साधन गणितीय यंत्र बनाने से होता था। ल्यूवेन में रहते हुए उन्होंने जिम्मा फ्रिसियस और गास्पर मेरिका के साथ मिलकर क्षेत्रीय ग्लोब बनाए। इस कार्य के शुरुआती दौर में वो एक मानचित्रकार के रूप में शामिल नहीं हुए थे। उन्हें नक्शे को ब्रास प्लेट पर उत्कीर्ण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक स्वतंत्र मानचित्रकार के रूप में उनकी शुरुआत 1537 में फिलिस्तीन के नक्शे के निर्माण से हुई, जिसके बाद उन्होंने अन्य मैप्स बनाने शुरू किए, जिनमें 1538 में वर्ल्ड मैप और 1540 में फ्लैंडर्स की काउंटी प्रमुख थे। इस दौरान उन्होंने इटैलिक भाषा सीखी, क्योंकि यह भाषा मैप बनाने में कॉपर पर उत्कीर्ण करने के लिए सुगम थी। उन्होंने इस पर एक पुस्तक भी लिखी, जिसका प्रकाशन यूरोप में हुआ। This is an era of intellectuals. It's an era of men who are polymaths. They specialise in all kinds of things. And Mercator is very much one of those men. He wants not only to be able to know about his own locality, but also to know about the wider world. 1544 में उन पर धर्म विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगाया गया और उन्हें प्रोटेस्टेंट के प्रति सहानुभूति रखने के कारण 7 माह तक जेल में रखा गया, लेकिन बाद में ये आरोप हटा लिए गए। अंदाजा लगाया जाता है कि इस काम में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उनकी सहायता की। 1552 में वो डुइसबर्ग चले गए और वहां पर उन्होंने अपना मैप बनाने का काम शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ वो धार्मिक कारणों से आए। यहाँ पर उन्होंने 1954 में यूरोप का 6 पैनल का मैप बनाया और शहर के सर्वे का काम भी किया। यहाँ रहते हुए उन्होंने एकेडमिक कॉलेज ऑफ डुइसबर्ग में गणित विषय भी पढ़ाया। 1969 में उन्होंने एक नॉटिकल चार्ट बनाया, जिसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इस तरह निर्धारित किए गए जिससे नाविकों को सहायता मिल सके। मर्केटर से प्रेरणा पाकर 1570 में अब्राहम ऑर्टेलियस ने विश्व का पहला एटलस बनाया। उन्होंने कई एटलस बनाए जो पहली बार 1578 में प्रकाशित हुए। उन्होंने टॉलमी के बनाए मैप में संशोधन कर मैप्स बनाए। उन्होंने 1585 में फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड के मैप बनाए और 1588 में बाल्कन्स और ग्रीस के मैप जोड़े। बाद में उनके बेटे रूमोल्ड मर्केटर ने उनकी मृत्यु के बाद 1598 में मैप्स प्रकाशित किए। 2 दिसंबर 1594 को इस कलाकार ने दुनिया से विदा ले ली। आज उनकी उपलब्धियों को याद करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आज के एपिसोड के सवाल का। आज के एपिसोड के सवाल में आपको बताना है कि सहाना कुमारी किस खेल से संबंध रखती हैं। अपने जवाब हम तक पहुंचाइए सिर्फ और सिर्फ borntoberemembered@gmail.com पर। हमें आपके उत्तरों का इंतजार रहेगा। साथ ही जुड़िए हमसे हमारे फेसबुक पेज facebook.com/borntoberemembered पर। अब मुझे यानी कि संदीप भट्ट को आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने की अनुमति दीजिए। कल फिर से मिलते हैं आपसे एक बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और नए एपिसोड के साथ। नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुतकर्ता कोपल ठाकुर, आलेख ईशा शिव, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा, कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह।